हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो इंटरनेशनल लॉ है इसके आगे के 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। मैंने आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से 10 क्वेश्चन बताए थे कि ये 10 क्वेश्चन आप रेडी कर लो। एग्ज़ाम में इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ और आगे के 5 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, मान्यता को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों को भी बताइए। मान्यता के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि ये सेम इसी लैंग्वेज में आए। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पूछने के तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन पूछा आपसे मान्यता जाएगा। ठीक है, और इस तरह से भी डिफाइन रिकग्निशन एंड इट्स काइंड, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस थ्योरीज ऑफ रिकग्निशन। तो जो मान्यता है इसको परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा बतानी है, इसके प्रकार बताने हैं और ये इसकी आलोचना। जरूरी नहीं है हर बार आपसे आलोचना पूछी जाए। क्वेश्चन इस बार चेंज भी हो सकता है, पूछने के तरीके चेंज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, मान्यता का अर्थ। मान्यता शब्द की परिभाषा तथा अर्थ। मान्यता अंतरराष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। जो मान्यता है वो अंतरराष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता ही वह प्रक्रिया है, वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा नए राज्य, जो भी नए राज्य बनते हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि जो मान्यता है इसके द्वारा ही नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब देश दूसरे देश को मान्यता देता है, जब एक देश दूसरे देश को मान्यता देता है तो वह उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है उसको स्वीकार करता है कि हाँ ये राज्य है। साथ ही राजनयिक संबंध बनाने के लिए तैयार होता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है जो देशों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, मान्यता ही एक ऐसा प्रोसीजर है, जो मान्यता है वो अंतरराष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक देश जो है वो दूसरे देश को मान्यता देता है और उसके जो अस्तित्व है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको स्वीकार करता है। ठीक है, मान्यता की तुलना एक क्लब में सदस्यता से की जा सकती है, जहां एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत होता है और उनके नियमों और सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है ओपनहाइम। ये एक विधि शास्त्री हैं जिन्होंने मान्यता के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ये कहते हैं, मान्यता प्राप्त करने वाले राज्य, जो राज्य मान्यता प्राप्त करते हैं, वह यह घोषित करते हैं कि नए राज्य ने अंतरराष्ट्रीय विधि के निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्व प्राप्त कर लिए हैं। जो एक अंतरराष्ट्रीय विधि है उसके अंदर जो निर्दिष्ट राष्ट्र तत्व हैं उन सभी को प्राप्त कर लिया है, ये बताते हैं नए राज्य, जब वो मान्यता प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर है फेनविक के अनुसार, मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से यह स्वीकार करते हैं कि नए राज्य ने अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के अधिकार और विशेष अधिकारों का अधिकारी है। ठीक है, फिर है केल्सन के अनुसार, किसी समुदाय को अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त हो सकती हैं, जबकि उसमें 4 आवश्यक तत्व उपस्थित हों। कोई भी राज्य है उसको मान्यता मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर ये 4 तत्व होने चाहिए। पहला, राजनीतिक रूप से संगठित होना। दूसरा, निश्चित भूमि पर नियंत्रण होना, कोई भी राज्य एक निश्चित भूमि पर रहना चाहिए। तीसरा, प्रभावशाली और स्थायित्व की ओर बढ़ रहा होना चाहिए। फिर और पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, ये चारों तत्व होने चाहिए किसी भी राज्य के अंदर जब वो अंतरराष्ट्रीय विधि से
मान्यता प्राप्त करता है। मान्यता एक ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है सीसीएस यूनिवर्सिटी, या फिर मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी है एमएसयू, या फिर कोई एमईटी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जैसे सीसीएस से जुड़े बहुत सारे कॉलेज हैं, एमएसयू से जुड़े बहुत सारे कॉलेज हैं। ये लोग एलएलबी करा रहे हैं, बीएलएलबी करा रहे हैं, एलएलएम करा रहे हैं, लेकिन इनको जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, कोई भी कॉलेज है अगर उसको यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड नहीं होगा, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है किसी भी कॉलेज की। मैंने जिस कॉलेज से एलएलबी की थी वो सीसेस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उससे एफिलेटेड है, उसने वहाँ से मान्यता प्राप्त कर रखी है अपने कॉलेज को चलाने के लिए, ठीक है, इसलिए वो वैलिड है। तो किसी भी कॉलेज को वैलिडिटी प्राप्त हो सकती है, उसके अंदर कुछ आवश्यक तत्व होने चाहिए, ठीक है, जिस तरह से किसी राज्य को मान्यता प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक तत्व होने चाहिए, उसी तरह से कॉलेजेस के पास भी आवश्यक तत्व होने चाहिए, ठीक है। आई होप मान्यता समझ में आ गया होगा। जैसे एक कॉलेज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त करता है अपने कॉलेज को चलाने के लिए, इसी तरह से एक राज्य मान्यता प्राप्त करता है अपने देश को, अपने राज्य को चलाने के लिए, ताकि वो उनके साथ मिलकर कार्य कर सके और अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ा सके, ठीक है। फिर इसके बाद है, इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मान्यता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्यता प्रदान करती है। अब जैसे कि कोई कॉलेज, अभी समझा था ना, जैसे कोई कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त करता है अपने कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, और सीधी सी बात है पैसा कमाने के लिए। तो इसी तरह से एक राज्य है, कोई भी नया राज्य है, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि से मान्यता प्राप्त करता है अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, और उसे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का उपयोग करने का अवसर देती है। फिर है मान्यता के प्रकार। मान्यता दो प्रकार की हो सकती है। अब मान्यता के दो प्रकार हैं। पहला है तथ्यन मान्यता और दूसरा है विधि मान्यता, ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में दी फैक्टो रिकॉग्निशन और दी जर रिकॉग्निशन, ठीक है। राज्यों के अभ्यास से यह प्रतीत होता है कि राज्य बहुधा, यहाँ पे बहुधा की जगह लिखना अक्सर, राज्य अक्सर प्रथम चरण में विधि मान्यता प्रदान नहीं करते, यह प्रथम चरण में तथ्यन मान्यता प्रदान करते हैं, और जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि जिस राज्य को उन्होंने मान्यता दी है, मान्यता प्रदान की है, वह अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सक्षम है, यानी कि समर्थ हैं, तब उनको दी जाती है विधि मान्यता। सबसे पहले जो मान्यता है उसके दो प्रकार हैं, पहला तथ्यन मान्यता और दूसरा विधि मान्यता। जो तथ्यन मान्यता है वो सबसे पहले दी जाती है, कब तक, जब तक किसी को, मतलब जब तक किसी राज्य को यह विश्वास ना हो जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए समर्थ है, सक्षम है, तब तक दी जाती है उसको तथ्यन मान्यता, और जब उनको विश्वास हो जाता है तब दी जाती है विधि मान्यता, ठीक है। पहला तथ्यन मान्यता, जब कोई राज्य पूर्ण अथवा विधि मान्यता को देने में देर करना चाहता है तो वह प्रथम चरण में तथ्यन मान्यता प्रदान करता है। अगर कोई राज्य ये चाहता है कि इसको देर से मान्यता मिले तो सबसे पहले वो देगा तथ्यन मान्यता, जो कि एक टेम्परेरी रूप से वर्क करती है। तथ्यन मान्यता को देने का मुख्य कारण यह होता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के बारे में संदेह होता है कि वह स्थायी, वो परमानेंट है अथवा नहीं, तथा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इच्छुक तथा योग्य है, वो इस लायक है कि उसको मान्यता दी जाए, वो उन दायित्वों को पूरा कर पाएगा या नहीं, अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त कभी कभी यह भी कारण हो सकता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाला राज्य अपनी प्रमुख समस्याओं को तय करने से इनकार कर दे। तथ्यन मान्यता
से तात्पर्य यह है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाला राज्य वास्तव में मान्यता के आवश्यक गुण रखता है, वो मान्यता प्राप्त करने के लायक है या नहीं है, ये जानने के बाद ही उसको विधि मान्यता दी जाती है। ठीक है, इसके कुछ कुछ पॉइंट उठा लेना। एग्ज़ाम में याद करने के पर्पस से कुछ कुछ कीवर्ड के अनुसार, जैसे मैं कीवर्ड बताती हूँ उनके अकॉर्डिंग आप कुछ कुछ इसमें से कीवर्ड उठा लेना तथहीन मान्यता को याद करने के लिए। सिंपल है, सबसे पहले तथहीन मान्यता दी जाती है, उसके बाद दी जाती है विधि मान्यता। जब किसी राज्य को ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वो सारे कामों को, सारे तत्वों को पूरा करता है, वो सही है, वो वे गुण रखता है जिससे उसको मान्यता दी जाए, तभी वो देंगे उसको विधि मान्यता। ठीक है, यानी कि सबसे पहले टेम्परेरी रूप से, फिर उसके बाद परमानेंट। फिर है इसके बाद ओपनहाइम के अनुसार तथहीन मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभावशाली नियंत्रण होता है। ठीक है, ये कहते हैं ओपनहाइम कि अगर किसी राज्य का निश्चित किसी भूमि पर उसका स्थान है, उसका हक है, वो वहाँ है या नहीं है, जब ये निश्चित हो जाएगा, जब ये पता चल जाएगा, उसके बाद ही उसको विधि मान्यता मिलेगी। और जब तक ये निश्चित नहीं होता है, उसके कार्य, उसके दायित्व निश्चित नहीं होते हैं, तब तक दी जाती है तथहीन मान्यता। ठीक है, फिर आती है विधि मान्यता। एक पूर्ण और स्थायी मान्यता है। ये जो मान्यता है एक कंप्लीट और परमानेंट मान्यता है, जो तब दी जाती है जब एक देश दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक पूर्ण सदस्य मानता है। इसके लिए आवश्यक है स्थायित्व, देश की सरकार स्थित हो, यानी कि देश की जो सरकार है वो स्थित रहनी चाहिए। जनता का समर्थन, उस सरकार को जनता का समर्थन होना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने की क्षमता, देश अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हो। विधि मान्यता के बाद देश के बीच पूर्ण न्यायिक संबंध स्थापित हो जाते हैं और यह मान्यता वापस नहीं ली जा सकती। ठीक है, फिर है इन दोनों में अंतर, तथहीन मान्यता और विधि मान्यता में अंतर। तथहीन मान्यता स्थायी और सीमित मान्यता, यानी कि लिमिटेड और टेम्परेरी रूप से दी जाती है तथहीन मान्यता, जो वर्तमान वास्तविकताओं पर आधारित है। ठीक है, फिर है इसके बाद विधि मान्यता, जो पूर्ण, कंप्लीट और परमानेंट मान्यता होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सदस्यता की पुष्टि करती है। ठीक है, फिर है इसमें केस लूथर बनाम सागोर 1921 का ये केस है, 1921 का, के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि मान्यता प्राप्त राज्य के आंतरिक कार्यों के मामलों में तथहीन मान्यता और विधि मान्यता में कोई अंतर नहीं है। ये जो केस हैं, ये जो हेडिंग्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करना। ठीक है, ये हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम में एग्जामिनर को दिखनी चाहिए कि आपने कोई केस लिखा है, आपने जो हेडिंग लिखी है वो साफ, एक तो अपनी राइटिंग को साफ रखना। ठीक है, और खिचड़ी मत पकाना बिल्कुल भी। ठीक है, फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक आवश्यक तत्व है, जिसके माध्यम से एक नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थान और वैधता प्राप्त होती है। तथहीन मान्यता दी फैक्टो स्थायी और परीक्षणात्मक होती है, जबकि विधि मान्यता स्थायी और पूर्ण होती है। मान्यता प्राप्त होने के बाद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का विधिवत उपयोग करने का अवसर मिलता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की भावना को बल मिलता है। ठीक है, ये इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, जो भी आप पूरे क्वेश्चन में लिखो वो। ठीक है, फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाकाबंदी से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? नाकाबंदी के उल्लंघन के क्या परिणाम होते हैं? नाकाबंदी कब समाप्त हो जाती है? ये हमारा 7वां क्वेश्चन है।
नाकाबंदी का अर्थ तथा परिभाषा। नाकाबंदी का मतलब सिर्फ जो शिप होती हैं, जहाज होते हैं, उनको रोकना है। एक देश दूसरे देश के जहाज को अपने समुद्री एरिया के से जाने से रोक देता है, इसे ही कहते हैं नाकाबंदी। नाकाबंदी तब होती है जब कोई युद्धरत देश शत्रु देश के समुद्री किनारे या उसके किसी हिस्से में जलयानों के आने जाने पर रोक लगा दे। जो शिप हैं, जो जहाज हैं, उनको आने जाने से रोक दे, ठीक है, इसे ही कहते हैं नाकाबंदी। इसका उद्देश्य शत्रु देश को आवश्यक सामग्री और सहायता से वंचित करना है। जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक देश से दूसरे देश भेजी जाती हैं शिप द्वारा, जहाज द्वारा, जो पानी वाले जहाज होते हैं, ठीक है। नाकाबंदी के आवश्यक तथ्य। नाकाबंदी युद्धपोतों द्वारा की जानी चाहिए। इसके द्वारा शत्रु का संपूर्ण समुद्र तट या उसका थोड़ा भाग बंद किया जा सकता है। इसके द्वारा जहाज़ों के आने जाने पर रोक रखनी चाहिए। नाकाबंदी एक युद्ध संबंधी कार्य है। नाकाबंदी ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी राष्ट्र के जलयानों एवं वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाए, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर एक देश के रोके जाने तो दूसरे देश के भी रोके जाने चाहिए, सभी के लिए नाकाबंदी होनी चाहिए। उपयुक्त तत्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित आवश्यक तत्व भी उल्लेखनीय है। पहला, नाकाबंदी को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वास्तव में शत्रु देश, जो शत्रु देश है, दुश्मन देश है, उसके जहाज़ों के आने जाने को रोकने में सक्षम हो। इसके लिए आवश्यक है कि नाकाबंदी करने वाला देश पर्याप्त शक्ति का प्रयोग करे जिससे शत्रु देश के जहाज़ों का आना जाना खतरनाक हो जाए, यानी कि आना जाना बंद हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद है इसका एक उदाहरण। 1854 की क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटेन के एक जहाज ने रूस के बंदरगाह हीगा को नाकाबंदी कर दिया था। यह एक प्रभावशाली नाकाबंदी का उदाहरण है जिसमें ब्रिटेन ने पर्याप्त शक्ति का प्रयोग करके रूस के जहाज़ों के आने जाने को रोक दिया। जो पानी वाले जहाज़ होते हैं, इनको आने जाने से रोकने को ही नाकाबंदी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में यही है। इसके आवश्यक तत्वों में फिर यह है निरंतरता। नाकाबंदी निरंतर रहनी चाहिए, यानी कि वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। यदि नाकाबंदी करने वाला जहाज वापस चला जाता है तो नाकाबंदी समाप्त हो जाती है। ये कीवर्ड हैं, इनको लिख लेना कि निरंतरता, लगातार चलती रहनी चाहिए, उचित स्थापना, नाकाबंदी की स्थापना उचित होनी चाहिए, उचित रूप से होनी चाहिए, निष्पक्षता, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके लिए होनी चाहिए। नाकाबंदी करने वाले देश किसी राष्ट्र के जहाज़ों के साथ भेदभाव नहीं करेगा या फिर नहीं करना चाहिए। सभी राष्ट्रों के जहाज़ों को, वायुयानों को बिना किसी भेदभाव के रोका जाना चाहिए कि अगर मेरे जहाज़ को रोका है तो किसी और के जहाज़ को भी जाने से रोका जाए, ठीक है। फिर है घोषणा और विज्ञप्ति। नाकाबंदी की उचित घोषणा और विज्ञप्ति होनी चाहिए। इसमें नाकाबंदी की तारीख, समय और भौगोलिक सीमाएं शामिल होनी चाहिए। बंदरगाहों को छूट तथा देशों के बंदरगाहों को नाकाबंदी से छूट मिलनी चाहिए। फिर है नाकाबंदी क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं। नाकाबंदी क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। जो नाकाबंदी की सीमाएं हैं कि यहाँ से बंद किया है रास्ता, तो वो जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। इसमें यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कितने क्षेत्रों में जलयानों और वायुयानों पर रोक लगा दी है, ठीक है। जो इसकी सीमाएं हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र है, एरिया है, उसका भी पता होना चाहिए, उसको भी वो परिभाषित करें। फिर इसके बाद है
नाकाबंदी उल्लंघन का परिणाम। अगर कोई नाकाबंदी के उल्लंघन का परिणाम अगर कोई नाकाबंदी का उल्लंघन करता है तो इसके क्या परिणाम होंगे। यदि कोई जहाज, जो पानी वाला जहाज है, नाकाबंदी का उल्लंघन करता है या करने का प्रयास करता है तो उसे पकड़ा जा सकता है। अगर कहीं रोक लगाई या कोई ज़बरदस्ती निकल के जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पकड़ लेंगे। ठीक है। पकड़े जाने के बाद जहाज को प्राइज न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए। जहाज के नाविकों को स्थायी रूप से रोका जा सकता है, यानी कि टेम्परेरी रूप से उसके नाविकों को रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें जल्द ही रिहा करना होता है। नाकाबंदी उल्लंघन के लिए जहाज को पकड़ा जा सकता है। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, मैंने दोनों तरीके से लिखा है, ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है। अगर आपको पॉइंट में याद हो जाते हैं तो आप इनके पॉइंट लिख देना। ठीक है। पकड़े गए जहाज को प्राइज न्यायालय के सामने पेश करना होता है। उसके बाद नाविकों को स्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन जल्द ही रिहा करना होता है। नाकाबंदी के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप केवल जहाज और सामान जब्त किया जा सकता है। ठीक है। यह है इसके परिणाम। अगर कोई नाकाबंदी का उल्लंघन करता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन तत्वों का पालन करके नाकाबंदी को वैध और प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर है नाकाबंदी की समाप्ति, कि जो एक नाकाबंदी है वो कब समाप्त होगी और कैसे। नाकाबंदी निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाती है। जैसे युद्ध के अंत हो जाने पर नाकाबंदी का भी अंत हो जाता है। अगर कोई दो देश मिलकर युद्ध कर रहे हैं, उनका युद्ध खत्म हो जाएगा, नाकाबंदी खत्म हो जाएगी, वो रास्ता छोड़ देंगे जाने के लिए। फिर नाकाबंदी करने वाला देश उसे स्वयं समाप्त करता है। अगर मैंने कोई लड़ाई झगड़ा शुरू करा है, मैंने जैसे ही लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया, नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। फिर यदि नाकाबंदी का लगातार उल्लंघन होता है और वह प्रभावशाली नहीं रहता तो समझा जाता है कि नाकाबंदी का अंत हो गया है। ठीक है। फिर इसके बाद है नाकाबंदी का तब भी अंत हो जाता है जब संबंधित देश उस बंदरगाह को जीत लेता है जिसकी नाकाबंदी की जा रही है। अगर किसी ने कोई जगह ब्लॉक की है, अगर वो उस देश को, उस बंदरगाह को जीत गया है, यानी कि उस बंदरगाह को जीत गया है, तो तब भी नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। फिर जब नाकाबंदी करने वाला जहाज पराजित हो जाता है तो भी नाकाबंदी समाप्त हो जाती है। अगर कोई नाकाबंदी करने वाला राज्य हार जाता है, कोई युद्ध चल रहा है और वो हार गया है, तब भी वो नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नाकाबंदी करने वाले जहाजी बेड़ा यदि समुद्र तट से हट जाता है तो भी ऐसा समझा जाता है कि नाकाबंदी समाप्त हो गई। ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, एक एक कीवर्ड उठा लेना, इनका सब याद हो जाएंगे इजीली। 1 से 2 बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बार लिख कर देख लेना, याद करके इसके की पॉइंट बना के इसको लिख कर देख लेना, याद कर लेना, ये अच्छे से आराम से याद हो जाएंगे। नाकाबंदी से संबंधित मुख्य वाद जमोरा है। इसके तथ्य तथा प्रतिपादित नियम निम्नलिखित हैं। एक जमोरावाद है 1960 का, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, केस का नाम जरूर लिखना। ठीक है। जमोरा एक स्वीडिश व्यापारिक जहाज़ था जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न्यूयॉर्क से स्टॉकहोम जा रहा था। इस वाद में नाकाबंदी से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा की गई थी। ठीक है। केस का नाम लिख देना, 1-2 लाइन लिख देना। ठीक है। बस फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं उनको आप अच्छे से लिख लेना, जो उनके मेन पॉइंट है, मेन कीवर्ड है, उनको लिख लेना, उनसे ही क्वेश्चन को याद करना। अगर आप कीवर्ड बना के क्वेश्चन को याद करोगे तो क्वेश्चन भी आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। फिर है हमारा 8th क्वेश्चन। जो अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, एक मान्यता वाला और एक नाकाबंदी, दोनों ही इजी क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़ोगे आप, आपको आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है। नाकाबंदी, जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, उन पर रोक लगाई जाती है। मान्यता, किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाती है, जो नए राज्य बनते हैं वो।
ठीक है। मान्यता दो प्रकार की होती है, तथ्यहीन मान्यता और विधि मान्यता। और नाकाबंदी के कुछ आवश्यक तत्व हैं, कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को कीवर्ड बना के लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप और उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इंटरवेंशन एंड इट्स काइंड। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इसका आंसर शुरू होता है यहाँ से। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राज्य सार्वभौम, सोवरीन और स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होता है और कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में बिना किसी अनुमति का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई भी राज्य है वो किसी भी राज्य के काम में, किसी भी वस्तु में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब कोई राज्य किसी अन्य राज्य की नीतियों, शासन या क्षेत्रीय मामलों में बल, दबाव या धमकी के माध्यम से दखल देता है तो यह हस्तक्षेप कहलाता है। अगर कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के नीतियों, शासन या क्षेत्रीय मामलों में बल, दबाव, धमकी के माध्यम से दखल देता है, जबरदस्ती किसी काम में घुसता है, उन्हें परेशान करता है, तो इसे कहते हैं हस्तक्षेप करना, बेवजह किसी को परेशान करना। हस्तक्षेप की नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक मानी जाती है क्योंकि यह राज्यों की स्वतंत्रता, समानता और आपसी सम्मान के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ठीक है, फिर आती है हस्तक्षेप की परिभाषा। हस्तक्षेप का मतलब समझ लिया, अब है हस्तक्षेप की परिभाषा। पहले विधि शास्त्री हैं ओपनहाइम, दूसरे हैं स्टार्क, तीसरे हैं विलियम। ये कॉमन नाम है जो हर बार आ रहे हैं, यही विधि शास्त्री हैं जो हर किसी में परिभाषा दे रहे हैं अपनी, तो इनके नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ओपनहाइम के अनुसार हस्तक्षेप वह जबरन कार्य है जो एक राज्य दूसरे राज्य के आंतरिक या बाह्य मामलों में उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि किसी की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती किसी कार्य में हस्तक्षेप करना, इसे ही हस्तक्षेप कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरे हैं स्टार्क। स्टार्क के अनुसार हस्तक्षेप का अर्थ है किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य की स्वतंत्र इच्छा में बलपूर्वक हस्तक्षेप करना ताकि उसके निर्णय या नीतियाँ बदली जा सकें। बेवजह किसी के काम में दखल देना ताकि उसके निर्णय को बदल दें, उसकी नीतियों को, उसके काम में काम को बदलना। ठीक है, फिर है विलियम हॉल। ये कहते हैं हस्तक्षेप वह कार्य है जिसके द्वारा एक राज्य किसी अन्य राज्य के अधिकार क्षेत्र में उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रभाव डालने का प्रयास करता है। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती किसी के काम में दखल देना, उसे ही कहते हैं हस्तक्षेप। इनकी ये जो विधि शास्त्री हैं इनके नाम याद कर लेना, एक आध की पॉइंट उठा लेना, बाकी परिभाषा खुद बना देना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हस्तक्षेप के प्रकार। हस्तक्षेप को उसके उद्देश्य और स्वरूप के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। पहला, आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप, सेल्फ डिफेंस। किसी राज्य को अपनी आत्मरक्षा हेतु यानी कि अपने सेल्फ डिफेंस हेतु दूसरे राज्य के आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर कोई राज्य अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, किसी के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो उसको अधिकार है, बिना वजह नहीं करेगा। अगर उसको अधिकार है, उसका कुछ उल्लंघन हो रहा है तो वो हस्तक्षेप कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ओपनहाइम के अनुसार आत्मरक्षा के संबंध में शक्ति का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है जबकि वह आत्म संरक्षण के लिए आवश्यक हो। ठीक है, इस संबंध में एक केस है किरोलियर। ये किरोलियर वाद है, एक 1841 का ये वाद है। अमेरिका के सचिव वेबस्टर ने महत्वपूर्ण निर्णय प्रतिपादित किया। इसके अनुसार शक्ति का प्रयोग तभी उचित होगा जबकि आत्मरक्षा को आवश्यकता शीघ्र, प्रबल तथा ऐसी आवश्यकता हो जिसमें संबंधित राज्य के पास
कोई और उपाय न हो तथा उसमें निर्णय लेने का कोई भी लक्ष्य उपलब्ध न हो, तब वो कर सकते हैं हस्तक्षेप। ठीक है। जैसे कि बिना वजह कोई आपके काम में हस्तक्षेप करे, कोई बेवजह आए आपको परेशान करे, तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए उल्लंघन कर सकते हो। फिर है सैन्य हस्तक्षेप। जब कोई राज्य दूसरे राज्य के मामले में सैन्य बल का प्रयोग करता है या उसके क्षेत्र में सैनिक भेजता है तो इसे सैन्य हस्तक्षेप कहते हैं। अगर कोई दूसरे देश में अपने सैनिकों को भेजता है और वहाँ पे कोई हस्तक्षेप कराता है तो इसे कहते हैं सैन्य हस्तक्षेप। यह हस्तक्षेप सबसे गंभीर प्रकार का होता है क्योंकि यह सीधा अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करता है। इसके लिए एक उदाहरण है 2003 में अमेरिका द्वारा इराक में किया गया सैन्य हस्तक्षेप। ठीक है। फिर आता है मानवीय हस्तक्षेप। जब किसी देश में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन, नरसंहार या अत्याचार हो रहा हो तब अन्य राज्य या संयुक्त राष्ट्र वहां हस्तक्षेप करते हैं ताकि निर्दोष लोगों की रक्षा की जा सके। अगर किसी के जैसे कि अगर किसी के मानवाधिकार हैं उनका वायलेशन हो रहा है तब वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत काम हो रहा है तो वहाँ पर जो कानून है वो आगे आएगा और वो उस व्यक्ति को क्या दिलाएगा, न्याय। ठीक है। इसमें एक उदाहरण है 1999 में कोसोवो में नाटो का हस्तक्षेप। ठीक है। फिर है सामूहिक हस्तक्षेप। जब कोई देश मिलकर यानी कि 2-3 देश मिलकर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से किसी राज्य में हस्तक्षेप करते हैं तो इसे सामूहिक हस्तक्षेप कहा जाता है। जब एक समूह या फिर 3-4 लोग मिलकर या 3-4 ग्रुप मिलकर किसी काम में हस्तक्षेप करेंगे, किसी जगह पर जाकर हस्तक्षेप करेंगे तो उसे कहा जाएगा सामूहिक हस्तक्षेप। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। सामान्य रूप से यह निषिद्ध है क्योंकि यह राज्यों की स्वतंत्रता और सामान्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, किंतु यदि हस्तक्षेप मानवीय उद्देश्यों या संयुक्त राष्ट्र के अनुमोदन से किया जाए तो वह वैध है। अगर जैसे कि आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप किया जाए तो वो वैध है। अगर कोई संयुक्त राष्ट्र किसी मानवाधिकार के संरक्षण के लिए हस्तक्षेप कर रहा है तो वो वैध है। ठीक है। अदरवाइज अगर कोई सामूहिक हस्तक्षेप होता है, फिर कोई मनुष्य जानबूझकर किसी के काम में टांग अड़ाता है तो उसे कहते हैं इनवैलिड, अवैध हस्तक्षेप। ठीक है। तो उसे वैध और आवश्यक माना जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए केवल उन्हीं हस्तक्षेपों की अनुमति दी जानी चाहिए जो मानवता या न्याय, वैश्विक स्थिरता के हित में हो। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा 9th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पहला मान्यता, नाकाबंदी और हस्तक्षेप, और चौथा क्वेश्चन आज का है हमारा प्रत्यर्पण क्या है। इसके आवश्यक तत्व को बताइए। प्रत्यर्पण बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रत्यर्पण आसानी से समझ में आ जाएगा। प्रत्यर्पण एक प्रक्रिया है जिसमें एक देश अपने यहाँ छुपे हुए अपराधी को दूसरे देश को सौंपता है जहाँ उसने अपराध किया हो। जब एक देश दूसरे देश को एक अपराधी को सौंपता है जिसने वहाँ अपराध किया है, इसे ही कहते हैं प्रत्यर्पण। यानी कि अपराधी को उस देश को देना जहाँ उसने अपराध किया है, इसे कहते हैं प्रत्यर्पण। यानी कि उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करना, उसको उस देश को सौंप देना जहाँ पर उसने अपराध किया है। अपराध कोई गंभीर अपराध जैसे कि कोई चोरी है, लूट है, डकैती है, रेप है, ऐसा किसी ने कोई अपराध किया है और वो दूसरे देश भाग गया है, तो जिस देश में अपराध किया है वो देश उससे प्रार्थना करेगा दूसरे देश से कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, इसे ढूंढकर आप हमें इसका प्रत्यर्पण कर दो, इसे हमें सौंप दो। इसे कहते हैं प्रत्यर्पण।
यह इसलिए किया जाता है ताकि अपराधी को न्याय के सामने पेश किया जा सके और उसे सजा मिल सके। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे न्याय के सामने पेश किया जा सके और उसे सजा मिल सके। प्रत्यर्पण के लिए आमतौर पर दोनों देशों के बीच संधियां होती हैं। दोनों देशों के बीच कुछ संधियां होती हैं जो इस प्रक्रिया को नियंत्रण कंट्रोल करती हैं। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ावा और अपराधियों को न्याय के सामने लाने में मदद मिलती है। ठीक है, फिर है प्रत्यर्पण का अर्थ। प्रत्यर्पण का अर्थ एक देश द्वारा दूसरे देश को अपराधी को सौंपना जहां उसने अपराध किया है। इसका उद्देश्य अपराधी को न्याय के सामने पेश करना है और अपराधी को सजा दिलाना है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया इंडिया में, ठीक है, और वो भाग गया इंग्लैंड। वो इंडिया में अपराध करके इंग्लैंड भाग गया तो उसने किया है गंभीर अपराध। तो जो इंडिया है वो इंग्लैंड से प्रार्थना करेगा कि इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है, आप इसको गिरफ्तार करके हमें सौंप दो। इसे ही कहते हैं प्रत्यर्पण करना। फिर है ओपनहाइम। देखो कितनी बार ओपनहाइम का नाम आया है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 3-4 विधि शास्त्री के नाम याद कर लो, 3-4 नहीं ज़्यादा ही। ओपनहाइम हैं, स्टार्क हैं, विलियम हैं, बहुत सारे विधि शास्त्री हैं, इनके नाम याद कर लो। परिभाषा के कुछ कीवर्ड याद रखना, परिभाषा आप खुद बना देना। ठीक है। प्रत्यर्पण एक प्रक्रिया है जिसमें एक देश अपराधी को उस देश को सौंपता है जहां उसने अपराध किया है, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अगर इंडिया में अपराध किया है तो उसको इंडिया को सौंपा जाएगा, इंडिया में उसका मुकदमा चल रहा होगा। फिर है ग्रेसिस के अनुसार प्रत्येक देश का कर्तव्य है कि वह अपराधी को या तो खुद सजा दे या उसे उस देश को सौंप दे जहां उसने अपराध किया है। हालांकि देश आमतौर पर इस तरह की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते और प्रत्यर्पण के लिए द्विपक्षीय संधियों पर निर्भर रहते हैं। फिर है इसका उद्देश्य, किसका? प्रत्यर्पण का। प्रत्यर्पण का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराधी को दंडित करना। यदि कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से वापस लाकर उसको न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता है। अब कोई दूसरे देश भाग जाएगा तो उसको वहाँ से पकड़ के लाएंगे और उसको सजा दिलाएंगे। ये है इसका उद्देश्य। प्रत्यर्पण के मुख्य उद्देश्य ये पॉइंट लिखे हैं, कुछ 3 पॉइंट है। अपराधियों को सजा दिलाकर अपराध को रोकना, कि अब ऐसे नहीं कि अगर एक व्यक्ति यहाँ इंडिया में कोई अपराध करके लूट करके दूसरे देश भाग गया और वो पकड़ा नहीं गया, उसको छोड़ दिया, तो लोग भी ऐसे करेंगे सब। इसलिए अपराध को रोकने के लिए ये प्रत्यर्पण अधिनियम लागू किया गया था, जिसके द्वारा दूसरे देश से भी उसको पकड़ के ले आते हैं कि भाई अब तुमको हम सज़ा दिलाएंगे इंडिया में, जहाँ भी उसने अपराध किया है। अगर दूसरे देश का है, वो वहाँ से अपराध करके इंडिया में भाग गया है, तो इंडिया उसको वापस कर देगा। अपराधी को न्याय के सामने पेश करना और उसे सजा दिलाना, देश के बीच सहयोग बढ़ाना और अपराधियों को न्याय के सामने लाने में मदद करना, ये है इनके उद्देश्य। फिर आते हैं प्रत्यर्पण के आवश्यक तत्व। इनके आवश्यक तत्व हैं, प्रत्यर्पण के लिए अपराध गंभीर होना चाहिए, कोई बड़ा अपराध होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आपके 5,000 लेके भाग गया, दूसरे देश चला गया, आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो कि भाई इसको पकड़ के लाओ वहाँ से, भाई उसको लाने में ही इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो कोई गंभीर अपराध होना चाहिए, या तो हत्या हो, लूट हो, या फिर अन्य जघन्य अपराध। कोई गंभीर अपराध हो जिसके लिए उसको वहाँ से पकड़ के ले आए। दूसरा, प्रत्यर्पण के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संधि होनी चाहिए। अपराधी की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसकी पहचान भी होनी चाहिए कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है।
तीसरा, अपराधी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हों, सबूत, एविडेंस होने चाहिए कि इसी व्यक्ति ने अपराध किया है। फिर है प्रत्यार्पण की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर है उसके अनुसार इसका प्रोसीजर होना चाहिए। फिर है प्रत्यार्पण के लिए एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य से प्रार्थना करना आवश्यक है। इसके आवश्यक तत्व नॉर्मली ऐसे याद रख लेना कि सबसे पहले तो एक अपराध गंभीर होना चाहिए, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, और गंभीर अपराध करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए और उसकी पहचान होनी चाहिए। फिर उस व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक सबूत होने चाहिए, मतलब साक्ष्य भी होने चाहिए। फिर जो भी प्रत्यार्पण की प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए, यानी कि एक प्रोसीजर वाइज होना चाहिए। और फिर एक देश से दूसरे देश जहाँ भी वो गया है, जहाँ भी वो भाग गया है, वहाँ पे उसको प्रार्थना करके बुलाया जाना चाहिए, यानी कि वो देश उसको बुलाने के लिए प्रार्थना करे उस देश से। ये इसके आवश्यक तत्व हैं। एक एक पॉइंट उठा सकते हो। गंभीर अपराध, पहचान, साक्ष्य, न्यायिक प्रक्रिया, प्रार्थना। ठीक है, और ये द्विपक्षीय संधि, बस। फिर है भारतीय स्थिति। अब भारत में क्या स्थिति है? भारत में एक एक्ट है प्रत्यार्पण अधिनियम 1962। भारत में प्रत्यार्पण के संबंध में प्रत्यार्पण अधिनियम 1962, इस अधिनियम के अनुसार प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 31 के यदि अपराध एक है तो प्रत्यार्पण नहीं होगा। अगर कोई अपराध है तो प्रत्यार्पण नहीं किया जा सकता। फिर किसकी? प्रत्यार्पण अधिनियम 1962। यदि राजनयिक अथवा अन्य कारणों से केंद्र सरकार यह पाती है कि अभियुक्त का प्रत्यार्पण करना उचित नहीं है तो वह अभियुक्त को छुड़वा सकती है। ठीक है। फिर है प्रत्यार्पण करने के संबंध में भारतीय विधि के अंतर्गत प्रतिबंध। प्रतिबंध मतलब रोक, प्रोहिबिशंस। कुछ रोक भी हैं जिसके लिए प्रत्यार्पण नहीं किया जाएगा, जैसे कि भारतीय प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के अनुसार प्रत्यार्पण के लिए निम्नलिखित रोक हैं, यानी कि प्रतिबंध हैं। क्या क्या हैं? पहला, यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यार्पण नहीं होगा। ये लिखा हुआ है प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 31 में, इसके क्लॉज के में ए। ठीक है। दूसरा है, यदि अपराध के लिए मुकदमा चलाने की समय सीमा समाप्त हो गई है तो प्रत्यार्पण नहीं होगा। ये लिखा हुआ है धारा 31 में, किसकी? प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 31 के क्लॉज बी में, ख में। ठीक है। अगर उसका टाइम ख़त्म हो गया है कार्रवाई करने का तो प्रत्यार्पण नहीं किया जाएगा, वो उसी देश में रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रत्यार्पण के बाद अन्य अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर प्रत्यार्पण कर दिया है तो उसके बाद अन्य अपराधों के लिए आप मुकदमा नहीं चलाएंगे। जिस चीज़ के लिए आपने प्रत्यार्पण मांगा है, जिस अपराध के लिए प्रत्यार्पण मांगा है, व्यक्ति को मांगा है, उसी के लिए आप मुकदमा चलाएंगे। फिर ये लिखा हुआ है धारा 31 में, प्रत्यार्पण अधिनियम की धारा 31 के क्लॉज सी में, ABC। धारा सबकी 31 है, बस ABCD याद रखना। ठीक है। फिर है, यदि अभियुक्त भारत में भी अपराध का अभियुक्त है तो प्रत्यार्पण नहीं होगा जब तक वह छोड़ न दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने भारत में अपराध किया है और वहाँ भी अपराध किया है, दोनों जगह अपराध किया है, तो यहाँ पर उसको सज़ा देंगे और उसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसकी सज़ा पूरी नहीं हो जाएगी। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी तब उसको दूसरे देश को सौंप देंगे, फिर वो वहाँ पे किए गए अपराध की सज़ा काटेगा। फिर है, मजिस्ट्रेट द्वारा जेल भेजे गए 15 दिन बाद तक प्रत्यार्पण नहीं होगा। ये लिखा हुआ है प्रत्यार्पण अधिनियम की धारा 31 के क्लॉज ई में। धारा 31 है सब में, ABCD, ये याद रखना। ठीक है। यही है मेन चीज़ें जो ये है ना धाराएं,
ये याद रखना, कोई केस है, कोई धारा है, कोई हेडिंग है, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। और ये प्रत्यर्पण अधिनियम है 1962, इसको भी याद रखना। और इनकी ये धाराएं हैं, धारा 29, जिसमें केंद्र सरकार को लगता है प्रत्यर्पण करना उचित नहीं है तो वो प्रत्यर्पण नहीं करेगा। धारा 31 में इसके कुछ रोक दिए गए हैं कि कब कब प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, कब कब किसी व्यक्ति को दूसरे देश को या फिर हमारे देश को नहीं सौंपा जाएगा। फिर इसके बाद एक केस है नारंग भाई प्रत्यर्पणवाद 1976 का। नारंग भाई प्रत्यर्पणवाद 1976 का ये वाद है। मनोहर लाल नारंग तथा उनके भाई ओम प्रकाश नारंग के विरुद्ध हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास स्थित अमीन स्तंभ की चोरी करने, धोखाधड़ी, तस्करी आदि के आरोप थे। वे भागकर इंग्लैंड चले गए थे। भारत की प्रार्थना पर उन्हें लंदन में गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध प्रत्यर्पण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की। अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और नारंग बंधुओं के प्रत्यर्पण का आदेश दिया। ठीक है, इनके ऊपर अमीन स्तंभ चोरी करने का इल्ज़ाम था। ये भागकर इंग्लैंड चले गए, लंदन में इनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ के जो अदालत हैं, वहाँ के जो न्यायालय हैं, उन्होंने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया और उनको भारत भेज दिया गया। फिर आता है इसका दूसरा केस, वो है विजय माल्या का प्रत्यर्पण। विजय माल्या भारतीय बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर इंग्लैंड चला गया। भारत ने लंदन न्यायालय में माल्या के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन किया। काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद न्यायालय ने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। माल्या का प्रत्यर्पण करके भारत को भेजा जाए। माल्या का प्रत्यर्पण करके उसको पकड़कर उसको भारत को सौंप दिया जाए और उसको वहाँ पर सजा दिलाई जाएगी। ठीक है, कितने हज़ार लेके भागे थे? 9,000 करोड़। ये 2 केस हैं, इन दोनों को याद रखना, महत्वपूर्ण केस हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली पूछा जाता है, समुद्र विधि से एक क्वेश्चन आता है, मे बी इस बार भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सामुद्रिक विधि से आप क्या समझते हैं? पश्चातवर्ती पेटी, सामुद्रिक पेटी तथा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, What do you mean by law of sea? Explain the terms of territorial waters, contiguous zone and high seas. सामुद्रिक विधि, जो सामुद्रिक विधि है, समुद्री विधि है, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि की एक शाखा है जो समुद्रों और महासागरों के उपयोग, नियंत्रण, संरक्षण और उनमें राज्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को नियंत्रित करती है। कौन? सामुद्रिक विधि। यह विधि यह निर्धारित करती है कि किसी राज्य की समुद्री सीमा कितनी होगी, उस राज्य में राज्य का अधिकार किस हद तक होगा और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में सभी देशों के समान अधिकार क्या होंगे। ठीक है, यह है अंतर्राष्ट्रीय विधि के कार्य कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्यों बनाई गई, सामुद्रिक विधि क्यों बनाई गई है, सामुद्रिक विधि के क्या कार्य हैं। ये क्या करती है? जो समुद्रों और महासागरों के उपयोग हैं, जो राज्य उपयोग करते हैं, उन पे नियंत्रण, संरक्षण और उनके अधिकार, कर्तव्य क्या होंगे, कैसे होंगे, किसके पास कितना हक होगा, किसकी कितनी सीमाएं होंगी, ये सब बताती है समुद्री विधि। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, दोनों तरीके से मैंने लिखा हुआ है। समुद्री विधि, सामुद्रिक विधि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि है जो समुद्रों और महासागरों के उपयोग, नियंत्रण तथा संरक्षण से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों को निर्धारित
करती है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि सम्मेलन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत बताया गया है, एक सम्मेलन की स्थापना की गई थी 1962 की, जिसके अंतर्गत कुछ नियम, कुछ कानून बताए गए हैं सामुद्रिक विधि से रिलेटेड। ठीक है। पहला, समुद्र पर किसी राज्य का कितना अधिकार होगा। दूसरा, समुद्री सीमाएं कैसे तय होंगी। ये ऊपर भी है, ऊपर पैराग्राफ में बताया है, यहाँ मैं आपको पॉइंट वाइज में बता रही हूँ। दोनों तरीके से लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे या फिर जैसा आपको याद हो जाए, लेकिन पॉइंट में लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है लिखा हुआ। फिर तीसरा है, तटीय राज्यों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय जल पर सभी राज्यों की स्वतंत्रता क्या है। फिर समुद्री संसाधनों, मत्स्य संसाधन, खनिज आदि का उपयोग और संरक्षण कैसे किया जाएगा। जो भी समुद्र से खनिज मिलता है, फिर जो भी वस्तु मिलती है, जो भी सामान मिलता है जो समुद्र के अंदर मिलता है, उन चीज़ों का उपयोग कैसे और उनका संरक्षण कैसे किया जाएगा। ठीक है। किसका कितना अधिकार होगा, उनकी सीमाएं कैसे तय होंगी, उनके अधिकार, कर्तव्य, उनकी स्वतंत्रताएं और समुद्र से मिलने वाले खनिज संसाधन, उन पर नियंत्रण, कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें समुद्रिक विधि में बताई गई हैं। इसके लिए एक सम्मेलन बना हुआ। ठीक है। फिर आगे आते हैं। फिर ये जो अधिनियम है समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जो अभिसमय बना हुआ है 1982 का, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यह एक महत्वपूर्ण समझौता है जो समुद्र के कानूनों को परिभाषित करता है। जो भी समुद्र से रिलेटेड कानून बने हुए हैं उनको परिभाषित करता है ये अभिसमय। इसमें 320 अनुच्छेद हैं और 9 परिशिष्ट हैं और 16 नवंबर 1994 को यह समझौता लागू हुआ। ये जो अभी समय है तैयार इस दिन हो गया था, लागू हुआ था 1994 को, और अब तक 168 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुसमर्थन किया, यानी कि इसको अपनाया। ठीक है। ये सम्मेलन जो है, जो अभी समय है, इसको याद रखना, समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। इसमें 320 अनुच्छेद हैं, 9 परिशिष्ट हैं और 16 नवंबर 1994 को यह समझौता लागू हो गया था और अब तक 168 लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं, इसको अपनाया है। ठीक है। फिर है सामुद्रिक पेटी, टेरिटोरियल सी, यानी कि समुद्र। सामुद्रिक पेटी समुद्र का वह भाग है, जो सामुद्रिक पेटी है वो समुद्र का वह भाग है जो किसी देश के तट से जुड़ा होता है, यानी किसी देश के किनारे से जुड़ा होता है और देश के नियंत्रण में होता है। इसमें देश की प्रभुता संपन्नता होती है, जिसमें शामिल है समुद्र का जल, उसके ऊपर का वायुमंडल, समुद्र और उसके नीचे की जमीन। ठीक है। ये तीनों चीज इसमें शामिल होती हैं, किसमें, सामुद्रिक पेटी में। भारतीय संविधान के 40वें संशोधन द्वारा संशोधित अनुच्छेद 297 के अनुसार सामुद्रिक पेटी महाद्वीपीय समुद्री तल अथवा अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र के समुद्र के अंतर्गत सभी भूमि, खनिज पदार्थ तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का स्वामित्व भारतीय संघ में निहित होगा तथा सामुद्रिक, ये सामुद्रिक है, सामुद्रिक पेटी आदि की सीमा वही होगी जो समय समय पर संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। जो भी सामुद्रिक पेटी की सीमा होगी वो संसद द्वारा समय समय पर निश्चित की जाएगी। फिर है सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई। पहले सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई के लिए तोप के गोले के नियम का पालन किया जाता था। इसके अनुसार सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई उतनी मानी जाती थी जितनी दूर तक तोप का गोला जा सकता था। पहले जो तोप होती थी उसका गोला जितनी दूर जा सकता था उतनी दूरी सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई मानी जाती थी। यह दूरी लगभग 3 मील थी। जो सामुद्रिक पेटी की लंबाई थी वो 3 मील थी और ये नापी गई थी
तोप के गोले से। इसके बाद 1930 के हैंग सम्मेलन में सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई निश्चित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद जो 1930 है, इसमें हैंग सम्मेलन हुआ था, उसमें सामुद्रिक पेटी की जो चौड़ाई है उसको निश्चित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। 1950 और 1960 में जेनेवा में आयोजित सम्मेलन में भी कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया। जो सामुद्रिक पेटी होती है, किसी भी देश के जो तटस्थ स्थान होता है, जो किनारा होता है, उसे कहते हैं सामुद्रिक पेटी। ठीक है। इसकी चौड़ाई पहले जो गोले के तोप होते थे उसके अनुसार तय की जाती थी कि जितनी दूर गोला जाएगा उतनी ही दूरी को सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई मानी जाएगी। पहले 3 मील थी। इसके बाद जो 1930 था, इसमें एक सम्मेलन हुआ था, हैंग सम्मेलन, उसमें चौड़ाई निश्चित करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है विभिन्न देशों ने सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई के लिए अलग अलग दावे किए। कुछ देशों ने 3 मील, 4 मील, 6 मील, 12 मील की चौड़ाई का दावा किया कि जो हमारे देश से जो सामुद्रिक पेटी जो लगी हुई है, जो समुद्र का हिस्सा लगा हुआ है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो ये अपने देशों ने अपने अपने अनुसार बताया था, जबकि कुछ देशों ने 200 मील तक की चौड़ाई का दावा किया। ठीक है। फिर आते हैं भारत। भारत ने पहले 3 मील की चौड़ाई का दावा किया, लेकिन 1956 में भारत ने अपनी सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई 12 मील कर दी। वर्तमान स्थिति में 1982 के समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुसार सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई 12 नॉटिकल मील यानी कि 22.2 किलोमीटर हो सकती है। ठीक है। इसकी चौड़ाई अब याद रखना कि पहले जो भारत था उसने 3 मील की चौड़ाई का दावा किया, यानी कि उसने कहा कि 3 मील होनी चाहिए। फिर 1956 में, अगर सन याद ना है तो इतना याद रखना, 3 मील 12 मील, और अभी वर्तमान में 12 नॉटिकल मील यानी कि 22.2 किलोमीटर हो सकती है, जो सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई है। फिर इसके बाद आता है पश्चातवर्ती पेटी। पश्चातवर्ती पेटी समुद्र का वह भाग है जो समुद्र पेटी के आगे स्थित होता है, यानी कि पहले तो आता है समुद्र। ठीक है। फिर आएगा सामुद्रिक पेटी, यानी कि जो किसी राज्य से स्थित है, यानी कि उसके तट से। फिर आती है पश्चातवर्ती पेटी, जो कि समुद्री पेटी से आगे होता है, यानी कि इससे भी आगे होगी, इससे आगे। ठीक है। इसमें समीप के राज्य को कुछ सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। पश्चातवर्ती पेटी की चौड़ाई 24 मील, यानी कि पहले तो समुद्र हो गया, फिर इन्होंने इसकी चौड़ाई की बात की कि 12 मील होनी चाहिए, फिर इसकी कह रहे हैं कि 24 मील यानी कि 44.4 किलोमीटर तक हो सकती है। समीप के राज्य को इस क्षेत्र में कुछ नियंत्रण अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि सुरक्षा और सीमा शुल्क संबंधी नियंत्रण। फिर अंतर्राष्ट्रीय कुछ समझौते आते हैं। 1958 में जेनेवा अभिसमय, इस अभिसमय में पश्चातवर्ती पेटी की चौड़ाई के बारे में प्रावधान किया गया, और 1982 का समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इस अभिसमय में पश्चातवर्ती पेटी की चौड़ाई 24 मील, पहले 3, फिर 12, फिर 24। ठीक है। ये नंबरिंग याद रखना। मील निर्धारित की गई। अब वह भारत ने भी पश्चातवर्ती पेटी की चौड़ाई 24 मील को स्वीकार किया। फिर आते हैं महाद्वीपीय समुद्र। पहले याद रखना सामुद्रिक विधि के एक सामुद्रिक विधि लागू हुई थी, एक अभिसमय लागू किया गया था 1982 में, जिसके द्वारा सामुद्रिक विधि पर जो नियम है, कानून है, वो बनाए गए थे।
इसी में फिर आती है सामुद्रिक पेटी। सामुद्रिक पेटी यानी कि जो देश है उसके जो तट से मिला हुआ स्थान है उसको कहते हैं सामुद्रिक पेटी। फिर इसके आगे जो सामुद्रिक पेटी से आगे की स्थान आता है वो आता है पश्चातवर्ती पेटी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा महाद्वीपीय समुद्र। ठीक है, 3 मील, 12 मील और जो पश्चातवर्ती है यह है 24 मील। ठीक है, महाद्वीपीय समुद्र तल अंतरराष्ट्रीय विधि अथवा किसी प्रकार की भी विधि स्थिर नहीं होती, मतलब कोई भी विधि है वो परमानेंट नहीं होती। इसे समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बनाने के लिए इसमें परिवर्तन आवश्यक है। अब जैसे जैसे समय बदलेगा, परिस्थितियाँ चेंज होंगी, वैसे वैसे विधि में भी परिवर्तन किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी समय तथा परिस्थितियों के अनुसार विकास होना आवश्यक है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि चेंज होगी, परिस्थितियाँ चेंज होंगी, विकास होगा, वैसे वैसे विधि में भी बदलाव किए जाएंगे। महाद्वीपीय समुद्री तल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि इस बात का उदाहरण है कि महाद्वीपीय समुद्री तल के सिद्धांत का विकास समय तथा परिस्थितियों के कारण ही हुआ। जो महाद्वीपीय समुद्री तल है उसका विकास समय और परिस्थितियों के साथ ही हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई पैराग्राफ ज़्यादा बड़ा हो या फिर आप किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ी लिख रहे हो तो उसको ना टुकड़ों में तोड़ दिया करो। एक पैराग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लाइन में बनाया करो और फिर उसके बाद से दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया करो, एक लाइन छोड़कर। ठीक है, इस सिद्धांत के विकास का कारण यह है कि भूगर्भ शास्त्रियों ने समुद्र तल के अंदर तेल तथा अन्य खनिज पदार्थ खोज निकाले। समुद्र की बनावट इस प्रकार की कि जैसे जैसे हम किनारे से समुद्र की ओर दूर होते जाते हैं वैसे वैसे ही समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है और एक स्थान ऐसा आता है कि समुद्र की गहराई एकदम से ज़्यादा और बहुत अधिक गहरी हो जाती है। इस स्थान तक के समुद्र तल को महाद्वीपीय समुद्र तल कहते हैं। जैसे कि पहले तो एक समुद्र हो गया, फिर सामुद्रिक पेटी हो गई, फिर पश्चातवर्ती पेटी हो गई और इसके जो बीच में है जैसे जैसे हम गहराई तक जाएंगे ऐसे ऐसे बिल्कुल समुद्र ख़त्म हो जाए, बिल्कुल गहराई में पहुंच जाएंगे और इसे ही कहते हैं महाद्वीपीय समुद्र तल, जो बिल्कुल गहराई में जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, ये था समुद्र विधि से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़े। पहला, मान्यता। दूसरा, नाकाबंदी। तीसरा हमने पढ़ा हस्तक्षेप और चौथा हमने पढ़ा प्रत्यापन और 5वां पढ़ा हमने सामुद्रिक विधि। ये 5 क्वेश्चन है, पांचों ही क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है, पांचों को अच्छे से पढ़ ले। ये पांचों ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चनों को और जो पहले 5 कराए थे उन 5 क्वेश्चन को यानी कि 10 क्वेश्चन को अच्छे से रेडी कर लेना। ये 10 के 10 क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है और 2-3 बार पढ़ लेना, इनके कीवर्ड बना लेना, अच्छे से लिख लेना, आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है।